हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आप सभी का केमिस्ट्री की क्लास में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। दोस्तों, इस चैप्टर की हम थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं और आज की जो वीडियो है इसमें हम इस चैप्टर के बुक के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आपसे पहले मैं उम्मीद करता हूँ, जैसे मैंने आपसे लास्ट क्लास में कहा था, कि आपने ये चैप्टर ढंग से लर्न कर लिया होगा, पूरा समझ करके पढ़ लिया होगा। तो आज हम इसके बुक के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन को मैं आपको समझाते हुए चलूँगा। अगर आपने इस चैप्टर की थ्योरी ढंग से पढ़ी है तो बुक के क्वेश्चनों में आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। क्लियर? अच्छा, तो अब हम बात करते हैं, चलो बुक के क्वेश्चनों पर आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अक्रिस्टलीय पद को परिभाषित कीजिए, ठोसों के कुछ उदाहरण दीजिए। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अक्रिस्टलीय पद को परिभाषित कीजिए। मैं पाठ्य पुस्तक के बाहर के क्वेश्चन करा रहा हूं अभी। क्वेश्चन नंबर 1 है, अक्रिस्टलीय पद को परिभाषित कीजिए, है ना। ठीक है, और अक्रिस्टलीय ठोसों के उदाहरण भी पूछ रहा है। साथ में आपसे क्या भी लिखवा रहा है, उदाहरण। तो अक्रिस्टलीय पद को परिभाषित करना है और अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण देने हैं। अब लड़का क्या होता है, सुनो ढंग से एक बात को, वो इसमें कंफ्यूज हो जाता है। लड़का अक्रिस्टलीय ठोस को परिभाषित तो कर सकता है, पर अक्रिस्टलीय पद, तो यहाँ पद से मतलब ठोस ही मानो आप। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मतलब आपको अक्रिस्टलीय ठोस को परिभाषित करना है और उसके उदाहरण लिखने हैं। ठीक है, कैसे परिभाषित करोगे? वे ठोस जिनमें अवयवी कणों की निश्चित व नियमित व्यवस्था नहीं होती है। यदि अवयवी कणों की निश्चित व नियमित व्यवस्था होती भी है तो वो लघु परास में होती है। अक्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक निश्चित नहीं होते हैं। ऐसे 2-3 लाइन आप अक्रिस्टलीय ठोसों को परिभाषित करने में लिख सकते हैं। ठीक है, वे ठोस जिनमें अवयवी कणों की निश्चित व नियमित व्यवस्था नहीं होती है अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अक्रिस्टलीय ठोसों में यदि अवयवी कणों की निश्चित व नियमित व्यवस्था है तो वह लघु परास में होती है। अक्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक निश्चित नहीं होता है। ऐसे आप इसमें आपने पढ़ा है अक्रिस्टलीय ठोस, तो उसमें आधार पर अपने दिमाग को यूज में लेते हुए आप इसकी परिभाषा बना सकते हैं। देखो, पेपर में क्वेश्चन आया, आप कितना बढ़िया आप लिखते हो वो आप पर डिपेंड करेगा, आपकी नॉलेज पर डिपेंड करेगा। आप किसी टॉपिक के बारे में जितना ढंग से पढ़ के आए हो उतने ढंग से आप आंसर दे सकते हो। मान लो आपको अक्रिस्टलीय ठोस ढंग से क्लियर नहीं है तो आपका आंसर भी बढ़िया नहीं आएगा। तो इस तरह से हम परिभाषा कर सकते हैं, उदाहरण और लिख सकते हो एक आध लाइन। इसमें आपकी नॉलेज है ही है। अक्रिस्टलीय ठोसों को अतिशीतल द्रव भी कहते हैं। उदाहरण दे सकते हो इसके, रबर, कांच, प्लास्टिक आदि। तो इसकी आप इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो, मेरी बात सुनो, आपकी जो फेयर कॉपी है उसमें आप बुक के क्वेश्चन करो, पर जो क्वेश्चन आपकी कॉपी में लिखा हुआ है उसको आपको करने की जरूरत नहीं है, या जिसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। जिस क्वेश्चन को आप थ्योरी पढ़ करके कॉपी की, जिस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे सकते हैं उसे कॉपी में मत लिखो। जैसे ये क्वेश्चन है, अक्रिस्टलीय ठोस को परिभाषित करें, उदाहरण लिखा, तो इसमें आपने अक्रिस्टलीय ठोस वाला पोर्शन पढ़ा है। वे ठोस जिनमें अवयवी कणों की निश्चित व नियमित व्यवस्था नहीं होती है अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं इनमें अवयवी कणों की निश्चित व नियमित व्यवस्था होती भी है तो लघु परास में होती है। इनके गलनांक निश्चित नहीं होते, इन्हें अतिशीतल द्रव कहते हैं। उदाहरण लिख दो। तो ये आप आराम से लिख सकते हो, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। तो इसको कॉपी में करने की आवश्यकता नहीं है। ये क्वेश्चन पहला क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, जिनकी लिखने की आवश्यकता होगी मैं आपको लिखा दूंगा कॉपी में।
क्वेश्चन नंबर 2 है, कांच क्वार्ट्ज जैसे ठोस से किस प्रकार भिन्न है? किन परिस्थिति में क्वार्ट्ज को कांच में परिवर्तित किया जा सकता है? ठीक है, तो क्वेश्चन है कांच, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, वो बुक में जो क्वेश्चन दे रखा है वो काफी बड़ा और लेंथी बना रखा है। कांच क्वार्ट्ज से किस प्रकार भिन्न है? क्वेश्चन ये है, तथा क्वार्ट्ज को किस प्रकार कांच में रूपांतरित कर सकते हैं या परिवर्तित कर सकते हैं? अब ये क्वेश्चन है, देखो मैं ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा हूं, आप इन्हें समझो पहले। मेरा उद्देश्य है आपको समझाना, अगर आप समझ जाओगे तो आंसर खुद ही लिख दोगे। कांच क्वार्ट्ज से किस प्रकार भिन्न है? देखो, कांच और क्वार्ट्ज, ढंग से सुनना, ये मान लो कांच है और ये मान लो क्वार्ट्ज है, ठीक है। अच्छा, कांच क्वार्ट्ज से किस प्रकार भिन्न है? कांच जो है आपने पढ़ा है, ये कांच मान लो और ये क्वार्ट्ज मान लो। कांच तो मैंने बताया था रबर, कांच, प्लास्टिक अक्रिस्टलीय ठोस है, और ये कैसा ठोस है? क्रिस्टलीय। तो ये बात आप जानते हो, इसमें ज़्यादा डिटेल में समझाऊं नहीं, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया जब थ्योरी पढ़ाई थी कि कांच और क्वार्ट्ज दोनों ही सिलिकॉन व ऑक्सीजन परमाणुओं से बने होते हैं। ये भी सिलिकॉन और ऑक्सीजन परमाणुओं से बना होगा, ये भी सिलिकॉन और ऑक्सीजन परमाणुओं से बना होगा, दोनों ही, है ना। परंतु कांच जो होता है वो अक्रिस्टलीय ठोस है, मतलब इसमें अवयवी कणों की निश्चित व नियमित व्यवस्था नहीं होती है, इसमें अवयवी कणों की निश्चित व नियमित व्यवस्था होती है। तो दोनों में भिन्नता दिख गई कि कांच तो है अक्रिस्टलीय ठोस और क्वार्ट्ज होता है क्रिस्टलीय ठोस। क्वार्ट्ज क्रिस्टलीय ठोस है। कौन सा क्रिस्टलीय ठोस है क्वार्ट्ज? आपको याद हो तो सहसंयोजक ठोस। मैंने आपको ध्यान हो दोस्तों, क्रिस्टलीय ठोस 4 तरह के बताए थे, आयनिक, धात्विक, आणविक और सहसंयोजक। ये सहसंयोजक ठोस है, इसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन परमाणु सहसंयोजक बंधों से जुड़े होते हैं, इसमें भी ऐसे जुड़े होते हैं, पर इसमें अवयवी कणों की निश्चित और नियमित व्यवस्था नहीं होती। तो ये तो अंतर हो गया एक, इस प्रकार भिन्न है। अब बात आई किस प्रकार क्वार्ट्ज को कांच में परिवर्तित कर सकते हैं। अगर हम क्वार्ट्ज को पिघलाएं, जैसे ही क्वार्ट्ज को पिघलाएंगे ये द्रव अवस्था में चला जाए, और पिघला करके इसको तेजी से ठंडा करें। मेरी बात को समझना, क्वार्ट्ज एक क्रिस्टलीय ठोस है, इसको पिघलाएं, तो जैसे ही आप इसको पिघलाओगे ये कौन सी अवस्था में जाएगा दोस्तों? द्रव अवस्था में। और द्रव अवस्था में अवयवी कण अस्त व्यस्त हो जाएंगे क्योंकि गति करने लग जाते हैं। अगर मैं इसको तेजी से ठंडा करूं तो अवयवी कण ढंग से व्यवस्थित नहीं हो पाएंगे। वही क्वार्ट्ज को आपने पिघलाया, पिघलाते ही अवयवी कण अस्त व्यस्त हो गए, टेढ़ी मेढ़ी गति कर रहे हैं, और तेजी से ठंडा किया, एकदम जमाया, तो क्वार्ट्ज में अवयवी कण ढंग से व्यवस्थित नहीं हो पाएंगे और क्वार्ट्ज किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कांच में। तो वो कह रहा है कि क्वार्ट्ज को कांच में कैसे परिवर्तित कर सकते हो? तो हम कह सकते हैं कि क्वार्ट्ज को पिघलाकर तेजी से ठंडा करने पर क्वार्ट्ज कांच में रूपांतरित हो जाता है। देखो पेपर में आंसर आप सटीक लिखो, ठीक है, और जो पूछा है वो लिखो। तो आप इस क्वेश्चन को तो चलो लिख ही लो, ये बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर में आने लायक है। क्वेश्चन नंबर 2 डालो कॉपी में, एक को तो मत करो, क्वेश्चन नंबर 2 डालो और लिखो, कांच क्वार्ट्ज से किस प्रकार भिन्न है? फटाफट मैं बोल रहा हूं, लिखते चलो। कांच क्वार्ट्ज से किस प्रकार भिन्न है तथा क्वार्ट्ज को किस प्रकार कांच में परिवर्तित कर सकते हैं? क्वार्ट्ज को किस प्रकार कांच में परिवर्तित कर सकते हैं?
ठीक है, लिख लो, इसका आंसर लिखो, थोड़ी स्पीड रखना। लिखो कांच अक्रिस्टलीय ठोस है, जबकि क्वार्ट्ज क्रिस्टलीय ठोस है। कांच अक्रिस्टलीय ठोस है जबकि क्वार्ट्ज क्रिस्टलीय ठोस है। दोनों ही सिलिकॉन व ऑक्सीजन परमाणुओं द्वारा निर्मित होते हैं। दोनों ही सिलिकॉन तथा ऑक्सीजन परमाणुओं द्वारा निर्मित होते हैं। लिख लिया? और लिख लो, क्वार्ट्ज को पिघलाकर शीघ्रता से ठंडा करने पर, शीघ्रता मतलब तेजी से, क्वार्ट्ज को पिघलाकर शीघ्रता से ठंडा करने पर कांच में परिवर्तित कर सकते हैं। क्वार्ट्ज को पिघलाकर शीघ्रता से ठंडा करने पर कांच में परिवर्तित कर सकते हैं। क्लियर? चलो 2 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 3, 1.3 जो है ना, मैं क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करता हूं अभी। बड़े ध्यान से समझना भाई, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और कई बार आए भी हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? निम्न ठोसों का वर्गीकरण आयनिक, धात्विक, आणविक, सहसंयोजक तथा अक्रिस्टलीय में कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित ठोसों का आप भी संग संग लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 पीछे हम एक साथ सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आप नोट करो, नोट करने लायक है। निम्नलिखित ठोसों का वर्गीकरण आयनिक, धात्विक, आणविक, सहसंयोजक, मेरे संग संग क्वेश्चन नोट कर लो, व अक्रिस्टलीय ठोस में करो। अक्रिस्टलीय ठोस में कीजिए। मतलब नीचे लिखे गए ठोसों का वर्गीकरण आपको आयनिक, धात्विक, आणविक व सहसंयोजक व क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय ठोस में करना है। क्लियर? मतलब मैं आपको क्वेश्चन सुनो, बुक में आपको जो ये क्वेश्चन है, आपको कुछ ठोस दिए गए हैं, उनका वर्गीकरण इनमें से किसी एक में करना है। मतलब आपको बताना है वो आयनिक ठोस है, धात्विक ठोस है, आणविक है, सहसंयोजक है या क्रिस्टलीय है। क्लियर? चलो भाई, अब उसने दिए क्या क्या हैं और उसका ऑप्शन सुनो। ऑप्शन में है नंबर 1, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। ऑप्शन में है एक तो P4O10, ठीक है, इसका नाम है टेट्राफास्फोरस डेका ऑक्साइड। डेका मतलब 10, ठीक है। अगला दे रखा है अमोनियम फास्फेट, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं डायरेक्ट, आप भी समझ जाओगे। अमोनियम फॉस्फेट, सही है। अच्छा, और है सिलिकॉन कार्बाइड, SiC। देख लो एक बार, मैं लिख देता हूं पहले। आयोडीन I2, फास्फोरस P4, प्लास्टिक ग्रेफाइट, प्लास्टिक, ठीक है, ग्रेफाइट,
क्लियर। और हैं पीतल, रुबिडियम, लिथियम ब्रोमाइड और सिलिकॉन, ये सब हैं। क्लियर। अब आपको इनको वर्गीकृत करना है। तो अपन के पास 4-5 ठोस है। देखो, एक तो ये सबसे पहले लिख लेता हूं मैं आयनिक, जो क्वेश्चन में दिया है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। अगला है आयनिक ठोस, अगला है धात्विक ठोस। आंसर यहां से स्टार्ट है ना, धात्विक ठोस। नेक्स्ट कौन सा दिया है, आणविक ठोस। नेक्स्ट है सहसंयोजक ठोस। देखो, जितना चैप्टर पढ़ना इंपॉर्टेंट है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके क्वेश्चन करना। और लास्ट में है अक्रिस्टलीय ठोस। क्वेश्चनों से हमें पता लगता है कि चैप्टर हमें कितना समझ में आया है। तो ठीक है भाई, एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन कर रहे हो आप। अब आपके पास एक एक को देखते हैं। P4O10, ठीक है, P4O10। देखो इधर मेरी बात सुनो, ये फास्फोरस का ऑक्साइड है? ऑक्सीजन के साथ यौगिक ऑक्साइड, फास्फोरस मतलब अधातु का। जैसे आपने कई पढ़े हैं CO2, कार्बन एक अधातु है उसका ऑक्साइड है। हाइड्रोजन का ऑक्साइड H2O पढ़े। अच्छा मेरी बात सुनो, तो ये भी तो एक अधातु का ऑक्साइड है, जैसे कार्बन है, जैसे CO2 है, कार्बन का ऑक्साइड है, हाइड्रोजन का ऑक्साइड है H2O, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ यौगिक, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ यौगिक, ऐसे फास्फोरस का। धातु ऑक्साइड जो होते हैं, देखो दोनों में अंतर है। धातु ऑक्साइड जैसे FeO, तो ये भी ऑक्साइड है पर ये धातु का है। धातु ऑक्साइड को आंसर दो आप तो आयनिक ठोस, आपको पता ही है, मैंने बताया था। सभी लवण और धातु ऑक्साइड, धातुन के ऑक्साइड आयनिक ठोस, और अधातुन के ऑक्साइड जो हैं वो आपको रखने हैं किस में, आणविक ठोसों में। सही है। तो P4O10 को मेरे हिसाब से तो आप किस में रखना चाहिए आपको, आणविक ठोसों में। CO2 आणविक ठोस में रखा है आपने, H2O भी आणविक ठोस में रखा है, तो ये सभी आणविक ठोसों में ही है। देख सकते हैं, अपनी कॉपी उठा करके देखो तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अधातुओं के ऑक्साइडों को आप आणविक ठोसों में रखो, ज़्यादा सही है। तो P4O10 तो इसमें चला गया। क्लियर। आणविक ठोसों में अमोनियम फास्फेट, अब इसका नंबर है, ध्यान से देख लो। ये एक लवण है, लड़का कहता है हमें नहीं पहचान में आ रहा, तो देखो लवण है या नहीं है। NH4OH लवण आपको पता है अम्ल और क्षार की क्रिया से बनता है। ये एक क्षार है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, जो जल में OH दिया गया, और इसकी अभिक्रिया अपन H3PO4, इसको बोलते हैं फास्फोरिक अम्ल, एक प्रबल अम्ल है। H3PO4 फास्फोरिक अम्ल, इससे कराएं और इसके 3 अणु ले लें, तो 3 H तो यहाँ से निकलेंगे और 3 OH यहाँ से निकलेंगे। H2 निकल जाएंगे, 3 OH और 3 H2 निकल जाएंगे। बचेगा यही लवण, तो बचेगा NH4 का होल थ्राइस PO4। तो अम्ल और क्षार की क्रिया से बना तो ये एक लवण है। और लवण को देखते ही मैं तो पहचान जाता हूँ कि ये कौन सा ठोस होगा, आयनिक ठोस होगा, क्योंकि जितने भी लवण होते हैं वो आयनिक ठोस होते हैं। देखो आपने जो पहले वर्गीकरण पढ़ा है वो काम आ रहा है पूरा ढंग से। सिलिकॉन कार्बाइड, ध्यान आ गया होगा, देखते ही आपकी कॉपी में लिखाया है मैंने, ये एक सहसंयोजक ठोस है। ये सिलिकॉन और कार्बन परमाणुओं से निर्मित होता है, और ये सिलिकॉन और कार्बन परमाणु आपस में क्या बना के जुड़े होते हैं, इसमें सहसंयोजक बंध। आपको पता है सहसंयोजक ठोस वे होते हैं जिनमें परमाणु होते हैं और सहसंयोजक बंधों से जुड़े होते हैं। तो सिलिकॉन कार्बाइड गया सहसंयोजक ठोस में। आयोडीन, आयोडीन अणुओं से बना होगा, I2 अणुओं से। आयोडीन जो ठोस है अणुओं से बना होगा, तो मैं डायरेक्ट आंसर दे देता हूँ, आणविक ठोस है। और वैसे भी आपको पढ़ा है आणविक ठोस 3 तरह के हैं। तो ये कौन सा आणविक ठोस है, अध्रुवीय आणविक ठोस, क्योंकि अध्रुवीय अणुओं से बना है।
तो ये आणविक ठोस है, ये भी क्लियर हो गया। कौन? I2। ऐसे ही फास्फोरस भी तो I2 से मिलता हुआ है, ये भी तो P4 अणुओं से बना होगा। P4 अणु जो अध्रुवीय अणु तो है, एक जैसे अणुओं से बना है, तो अध्रुवीय अणुओं से बना होगा तो आणविक ठोस हो जाएगा ये भी। प्लास्टिक आपको पता ही है, ये अक्रिस्टलीय ठोस है। अच्छा, ग्रेफाइट आपको पता ही है सहसंयोजक ठोस है, पढ़ा है ना। ग्रेफाइट कार्बन परमाणुओं से बना होता है जो आपस में सहसंयोजक बंधों से जुड़े होते हैं। पीतल धातु चाहे कोई सी भी आए, धात्विक ठोसों में आए, चाहे वो मिश्र धातु हो चाहे कोई सी भी धातु हो, तो पीतल यहाँ जाएगी। रुबिडियम भी बेटा एक धातु है, आपको पता हो तो है। प्रथम वर्ग में LiNaKrB आती है ये। प्रथम वर्ग में हाइड्रोजन के अलावा सब धातु है, तो रुबिडियम भी एक धातु है, क्षार धातु, और धातु है तो धात्विक ठोस। LiBr लवण है ये। लड़का कहता है कैसे, देखो LiOH ये क्षार हो गया और अम्ल हो गया HBr, इन दोनों की क्रिया से बन जाएगा, तो लवण है तो आयनिक ठोस होगा LiBr। सिलिकॉन की स्ट्रक्चर बनाई थी मैंने जब अर्धचालक बताए थे, तो आपने उसमें देखा होगा सिलिकॉन परमाणु आपस में सहसंयोजक बंधों से जुड़े हुए थे, और किसी ठोस में अभी कण परमाणु हो और आपस में सहसंयोजक बंधों से जुड़े हुए हों, तो वो कौन सा ठोस होता है? सहसंयोजक ठोस। तो इस तरह से मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। क्लियर? तो आप इसको फटाफट नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। वीडियो को पॉज करके नोट करना। वीडियो को पॉज करके फटाफट इसे नोट करो। लिख लिया? देखो टाइम मत लगाओ, वीडियो को पॉज करते चलो और नोट करते चलो, जिससे टाइम कम हो लगे। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। देखो इधर, जब आप किसी चैप्टर के क्वेश्चन कर लेते हैं तो वो चैप्टर आपके बिल्कुल ढंग से फिर क्लियर हो जाता है। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 4, आप मत लिखना जब तक आपसे नहीं कहें। इसमें ए है, उपसह संयोजन संख्या का क्या अर्थ है? मैं इनको जब करा रहा हूं, क्वेश्चनों को समझा तो सबको रहा हूं, तो क्वेश्चन चैप्टर का रिवीजन हो जाता है। ध्यान करो, उपसहसन संख्या क्या होती है? निबिड़ संकुलित संरचनाओं में एक अवयवी कण अपने निकट के जितने अवयवी कणों को स्पर्श करता है, उपसहसंयोजन संख्या। ध्यान करो, समन्वय संख्या, उपसहसन संख्या। निबिड़ संकुलित संरचना में एक अवयवी कण या एक ठोस गोला अपने निकट के जितने गोलों को स्पर्श करता है, उन स्पर्श किए जाने वाले गोलों की संख्या उस निबिड़ संकुलित संरचना की उपसहसंयोजन संख्या कहलाती है। तो ये तो कोई कटे नहीं, इसको तो आप आराम से कर लोगे। इसमें बी है, पहला तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 में उपसहसन संख्या क्या है ये पूछा है, और बी क्या है, निम्न परमाणुओं की उपसहसंयोजन संख्या क्या होती है। ठीक है, मतलब यहां तो आपको उपसहसंयोजन संख्या क्या है ये पूछा है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में उपसहसंयोजन संख्या बतानी है। निम्न परमाणुओं की उपसहसंयोजन संख्या क्या होती है, तो उपसहसन संख्या बतानी है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं क्वेश्चन को। ठीक है, अच्छा, उपसहसन संख्या बताइए, किसकी पूछिए? नंबर 1, एक घनीय निबिड़ संकुलित संरचना। ढंग से देखते चलो, एक घनीय निबिड़ संकुलित संरचना।
ठीक है। और नंबर 2 है एक अंतः केंद्रित घनीय संरचना। एक अंतः केंद्रित घनीय संरचना। अच्छा, इन दोनों में हमें क्या बतानी है? उपसह संयोजन संख्या। घनीय निबिड़ संकुलित संरचना याद नहीं आ रहा तो मैं इसको लिख देता हूं कोष्टक में, CCP याद आ गया होगा, क्यूबिक क्लोज पैक्ड। घनीय निबिड़ संकुलित संरचना याद करो, आपने त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना पढ़ी थी, 2 तरह की पढ़ी थी, एक HCP और एक CCP पढ़ी थी, याद आ रही हो तो, जिसे FCC भी कहते थे। ध्यान आ गई? और इसकी मैंने इसमें ध्यान करो, एक अवयवी कण, तो आंसर लिख रहा हूं, एक अवयवी कण 12 अवयवी कणों को स्पर्श करता है। घनीय निबिड़ संकुलित संरचना बनाई नहीं आई यार। एक षटकोणीय द्विविमीय परत, उसकी गर्तों में दूसरी षटकोणीय द्विविमीय परत, तीसरी परत अष्टफलकीय रिक्तियों में रखी थी। इस तरह की निबिड़ संकुलित संरचना बनी थी जिसको CCP या FCC निबिड़ संकुलित संरचना कहते हैं, जिसकी एकक कोष्टिका थी फलक केंद्रित घनिक कोष्टिका और जिसकी उपसैसन संख्या थी 12। कॉपी में लिख रहा है, ढूंढ लेना। तो पहले का आंसर हो गया 12। अब दूसरे का आंसर अंतः केंद्रित घनीय संरचना। ऐसी निबिड़ संकुलित संरचना तो हमने पास है ही नहीं, पर अंतः केंद्रित घनीय है तो एकक कोष्टिका से ही सोच लो, ज्यादा नहीं तो एकक कोष्टिका तक पहुंच जाओ। अवयवी कण केंद्र में और अवयवी कण सभी 8 कोणों पर। और एक बात पता ही है आपको, याद होगा, ये मध्य का कण सभी 8 कोणों के कणों को स्पर्श करता है। ऐसे मैंने बताया था अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका में। अंतः केंद्रित घनीय निबिड़ संकुलित संरचना का हिस्सा होगा ये, और ये निबिड़ संकुलित संरचना अपने भाग को चैप्टर में नहीं है। अंतः केंद्रित घनीय निबिड़ संकुलित संरचना जो होती है उसकी एकक कोष्टिका ये होती है अंतः केंद्रित घनीय। इसमें एक अंतः केंद्र का कण, आपको ध्यान होगा, सभी 8 कोणों के कणों को स्पर्श करता है, तो बेटा उपसंयोजन संख्या इसमें 8 आएगी। क्लियर? तो इसमें ये लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। वीडियो को पॉज करो, फटाफट नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। पॉज करो, नोट करो, ये सिस्टम चलन दो। पॉज करो, नोट करो, कहने की देर नहीं लगनी चाहिए पॉज करने में, नोट करने में। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.5, यह मतलब क्वेश्चन नंबर 5। देखो इधर, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? यदि आपको किसी अज्ञात धातु का घनत्व एवं विमाएं ज्ञात हैं, क्वेश्चन कह रहा है अज्ञात धातु है कोई, उसका घनत्व व विमा ज्ञात है, ठीक है। अज्ञात धातु का घनत्व एकक कोष्टिका की विमाएं ज्ञात है। ढंग से रुक लो, घनत्व व एकक कोष्टिका की विमाएं, ठीक है, की विमाएं ज्ञात हैं। तो इसकी क्या आप इसके परमाणविक द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं? तो क्या आप इसके परमाणविक द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं? तो क्या आप इसके परमाणविक द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं? हाँ, सुनो मेरी बात, अब इसमें सुनो। क्वेश्चन कह रहा है एक अज्ञात धातु है, हमारे पास कोई धातु है,
अज्ञात है मतलब हमें ये नहीं पता कि वो धातु है कौन सी। उसका घनत्व पता है, उसने कहा घनत्व ज्ञात है, घनत्व ज्ञात है आपको। और एकक कोष्टिकाओं की विमा, उस धातु के अंदर जो एकक कोष्टिका है उनकी विमा, विमा मतलब भुजा की लंबाई, उसमें अवयवी कर्ण जो है वो पता है आपको। यहाँ विमाओं से मतलब समझ लो, मतलब किनारे की लंबाई एकक कोष्टिका के अवयवी कर्ण वगैरह ज्ञात हैं। तो क्या आप इसका परमाणुविक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं? आप लिख सकते हो निम्न सूत्र की सहायता से, सही है, परमाणुविक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। तो आप ऐसे कर सकते हैं, इसका आंसर बहुत ही सरल, अरे कर सकते हो यार आंसर। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, आपको पता है घनत्व का फॉर्मूला D बराबर Z इंटू या N इंटू M बटे AQ इंटू NA। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? यहाँ पर ये घनत्व है, ये अवयवी कण है, ये तो आपको सब चीज़ ज्ञात है, बाकी तो M ज्ञात करना है। तो हम आप लिख सकते हो, अपनी भाषा में कर सकते हो, निम्न सूत्र की सहायता से इसमें से आपको M निकालना है। M बराबर क्या आ जाएगा फॉर्मूला, D गुना AQ इंटू NA। परमाणु द्रव्यमान तो पूछा है, बटे में नीचे क्या चल जाएगा, N। नीचे लिख सकते हो निम्न सूत्र की सहायता से हम एकक कोष्टिका का, उसका अज्ञात धातु का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। जहाँ D, इसमें सबके बारे में लिख देना, D एकक कोष्टिका घनत्व है, A एकक कोष्टिका किनारे की लंबाई है, N एकक कोष्टिका में उपस्थित अवयवी कणों की संख्या है और Na अवोगाद्रो संख्या है। मतलब इसको अपने आंसर आप इस, अरे यार घनत्व का फॉर्मूला है आपके पास, आपको DNA पता है तो M नहीं निकाल सकते क्या? सिंपल सा क्वेश्चन है। नोट करना चाहो तो फटाफट वीडियो को पोज करो, पोज करके नहीं लिख सकते हैं ना। निम्न सूत्र की सहायता से हम एकक कोष्टिका का या धातु का, अज्ञात धातु का घनत्व, अज्ञात धातु का परमाणुविक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। फटाफट, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको लिखाऊं, पोज करो, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, समझते चलो। देखना अब तक कोई कठिन आया है क्या? कुछ भी नहीं आया, सब सरल सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो रे, फालतू का क्वेश्चन ज्यादा है ये। किसी क्रिस्टल की स्थिरता उसके गलनांक के परिमाण द्वारा प्रकट होती है, टिप्पणी कीजिए। लिख देता हूं भाई, किसी क्रिस्टल की स्थिरता ठीक है, उसके गलनांक के परिमाण द्वारा प्रकट होती है, टिप्पणी कीजिए। देखो अपने दिमाग का क्वेश्चन है ये, टिप्पणी करो। तो क्वेश्चन में इस बात पर टिप्पणी करवा रहा है कि किसी क्रिस्टल की, क्रिस्टल मतलब किसी क्रिस्टलीय ठोस की स्थिरता, स्थिरता मतलब स्थायित्व उसके गलनांक के परिमाण द्वारा प्रकट होती है। सही बात है यार, सही है। तो अपन आंसर में पहले तो इस लाइन को लिख सकते हैं। अब कैसे इस बात को समझते हैं, यदि किसी क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों के मध्य उपस्थित आकर्षण बल, अवयवी कणों के मध्य उपस्थित आकर्षण बल प्रबल है तो उसका गलनांक ज्यादा होगा। नहीं है क्या? गलनांक ज्यादा होगा, और गलनांक ज्यादा होगा तो उसका स्थायित्व ज्यादा होगा। स्थायित्व मतलब स्थिरता। तो अपन कह सकते हैं कि गलनांक से स्थिरता प्रकट होती है कि नहीं होती, बताओ।
खुद ही सोचो, आपके पास दो क्रिस्टलीय ठोस है अलग अलग, एक में आकर्षण बल दुर्बल है तो गलनांक कम होगा और वो स्थायी कम होगा, और एक में आकर्षण बल ज़्यादा है, प्रबल है, तो उसका गलनांक ज़्यादा होगा और स्थायित्व भी उसका अधिक होगा। तो किसी क्रिस्टलीय ठोस की स्थिरता उसके गलनांक द्वारा प्रकट होती है। यदि किसी क्रिस्टलीय ठोस में प्रबल आकर्षण के बंध हैं, प्रबल आकर्षण बल है, तो वो ठोस अधिक स्थायी होगा। कैसे भी बना सकते हो, इसमें कोई ऐसा फालतू का क्वेश्चन है। अधिक स्थायी होगा क्योंकि उसमें गलनांक ज़्यादा होगा, या गलनांक को छूने के कारण वो अधिक स्थायी होगा। स्थायित्व और गलनांक एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती। सही है, तो फालतू क्वेश्चन है, नहीं करना है। अच्छा, इसमें एक बात और पूछिए नीचे, किसी आंकड़ा बुक से जल एल्कोहल किसी आंकड़ा बुक से जल एथिल एल्कोहल डाई एथिल ईथर एवं मेथेन के गलनांक एकत्र करें। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, ये चार पदार्थ दिए हैं और कह रहा है किसी आंकड़ा बुक से, आंकड़ा बुक का मतलब जिसमें मान लिखे हों, डाटा हों, ऐसी बुक से इनके गलनांक एकत्रित करने हैं। मतलब सिंपल बात, इनके गलनांक एकत्रित करने हैं। फिर कह रहा है इनमें उपस्थित अंतराण्विक बलों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो अंतराण्विक बलों के बारे में मैं कह सकता हूं, जल जो है, आप बताइए क्या कह सकते हो। जल में जो अंतराण्विक बल हैं, मतलब अणुओं के बीच में जो बल है, वो हाइड्रोजन बंध हैं, आपको पता होगा। इनके बारे में कह सकता हूं मैं, जल में हाइड्रोजन बंध। जल में आपको पता है H2 अणु हैं, और जल H2 अणुओं से बना है, और H2 अणु में हाइड्रोजन उच्च विद्युतऋणी फोन FO या N से जुड़ा हुआ है। तो ऐसा अणु खुद जैसे दूसरे अणु के साथ जो अंतराण्विक बल, जो आकर्षण का बंध बनाएगा, वो हाइड्रोजन बंध है। तो ये भी कह रहा है कि इनके बारे में बताइए कि कौन से में किस तरह के अंतराण्विक बल है। एथिल एल्कोहल, सोच लो भाई, एथिल एल्कोहल, चलो भाई याद करते हैं। एथिल एल्कोहल CH3CH2OH, ध्यान करो 11th, ये एथिल है और ये OH एथिल एल्कोहल है। एथिल एल्कोहल में भी हाइड्रोजन O से जुड़ा हुआ है, तो इसमें भी अंतराण्विक बल कौन से होंगे, हाइड्रोजन बंध। तो इन दोनों में तो हाइड्रोजन बंध होंगे जो वो पूछना चाहता है। ठीक है, डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर समझ गए, नहीं समझे, उसमें दो एथिल है। अब मुझे बता दोगे कि आप पहले से ही कि इसमें कौन से अंतराण्विक बल है, कमेंट में बता सकते हो तो बताओ। डाई एथिल ईथर इस तरह का होगा, इसमें दो एथिल होंगे, जैसे एक एथिल तो ये हो गया और एक एथिल ये हो गया CH2CH3, और बीच में ऑक्सीजन, ये डाई एथिल ईथर है। अब इसमें देखो कहीं भी हाइड्रोजन, क्या ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा है क्या, कोई भी हाइड्रोजन नहीं, तो इसमें हाइड्रोजन बंध तो होंगे ही नहीं। डाई एथिल ईथर अणु के बीच हाइड्रोजन बंध कब बनते हैं, जब ऐसा अणु जिसमें हाइड्रोजन FO या N से जुड़ा हुआ हो। इनमें तो हाइड्रोजन O से जुड़ रहे हैं, सॉरी हाइड्रोजन कार्बन तो जुड़ रहे हैं, वो तो थोड़ी जुड़ रहा है, O से तो दोनों और कार्बन जुड़ रहे हैं, हाइड्रोजन तो कार्बन से जुड़ रहे हैं ना इनमें, ये हाइड्रोजन बंध तो बनाएगा नहीं। साथ में एक बात और बता दूं, ये ध्रुवीय अणु है क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर इस तरह की है। ऑक्सीजन का संकरण देखें अपन, तो ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होंगे, संकरण आएगा इसका sp3, दो लोन पेयर, दो सिग्मा बंध, टोटल 4, संकरण आएगा sp3, बंध कौन होगा, लगभग 109 डिग्री का, तो ये इस तरह का होगा। तो ये जब H2O की तरह है, जैसे H2 में दोनों H हैं, ये ऐसे, ये भी एक ऐसे H मान के देख लो, तो ये कैसा अणु होगा, ध्रुवीय अणु। इसमें दो द्विध्रुव आघूर्ण होंगे, एक इधर और एक इधर, परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं होगा। तो ये ध्रुवीय अणु है, तो आप समझ सकते हो भाई हाइड्रोजन बंध तो इसमें है नहीं, और अणु ध्रुवीय है तो उसमें मिलेगा द्विध्रुव वांडरवाल बंध।
बड़े ध्यान से देख लेना ईथर में कौन सा बंध होता है, वान डर वाल बंध। हाइड्रोजन बंध तो मिलेगा नहीं, तो ये मिलेगा इसमें द्विध्रुव वान डर वाल बंध। और मेथेन आपको पता ही है अध्रुवीय अणु है, अध्रुवीय अणु है, तो अध्रुवीय अणुओं के बीच में ध्यान करो, ये बताया था मैंने, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन की विद्युतता लगभग समान है, अध्रुवीय अणु है, तो मेथेन अणुओं के बीच मिलेगा आपको अध्रुवीय अणुओं के बीच प्रेरित द्विध्रुव वान डर वाल बंध, ध्रुवीय अणुओं के बीच द्विध्रुव। सही है, ये आपको पहले पढ़ा दिया है। तो मेथेन अणुओं के बीच में आपको मिलेगा प्रेरित द्विध्रुव वान डर वाल बंध। तो आप इसको कुछ नहीं तो क्वेश्चन नंबर 6 डाल करके ये सब, तो ये जो मैंने बंधों के बारे में लिखा है ये तो डाल लो, आंसर लिख लो कि जल में हाइड्रोजन बंध, एथिल अल्कोहल में हाइड्रोजन बंध, डाई एथिल ईथर में द्विध्रुव वान डर वाल बंध, और मेथेन में प्रेरित द्विध्रुव अध्रुवीय अणु है, प्रेरित द्विध्रुव वान डर वाल बंध होते हैं। फटाफट वीडियो पोज नोट करें, नीचे इसको पोज करके फटाफट नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये नोट कर लिया होगा, वीडियो को पोज करते चलो, नोट करते चलो। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, निम्न में विभेद करो षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना SCP और घनीय निबिड़ संकुलित संरचना CCP। तो इसकी तो आप विभेद के लिए पूरी थ्योरी लिख सकते हो, दोनों पढ़ी है आपने, षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना और घनीय निबिड़ संकुलित संरचना। इसमें तीसरी परत कहाँ रखी थी मैंने, एक षटकोणीय द्विम परत, दूसरी षटकोणीय, तीसरी परत चतुष्फलकीय रिक्तियों में रखी गई थी, अष्टफलकीय रिक्तियों में रखी थी। इनमें विभेद अंतर करना है, इसकी एक कोष्टिका षटकोणीय थी, इसकी एक कोष्टिका कौन सी थी, फलक केंद्रित घनीय। तो आपको ये टॉपिक पढ़े हैं, ठीक है, तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है। क्रिस्टल जालक और एकक कोष्टिका, इनमें विभेद करने हैं, विभेद आप परिभाषा से कर सकते हो, क्रिस्टल जालक क्या होता है और एकक कोष्टिका क्या होती है, इनमें अंतर करना है। चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्ति, इसमें अंतर करना है, चतुष्फलकीय रिक्ति क्या होती है, अष्टफलकीय रिक्ति क्या होती है, थ्योरी में लिख सकते हो, भाषा में लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपने पढ़े हुए टॉपिक है, इसलिए क्वेश्चन कोई मायने नहीं रखता, कॉपी में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। ये इसमें ये इसको नोट कर लो अपनी कॉपी में, क्वेश्चन नंबर 8 लिखो, प्रत्येक की एकक कोष्टिका में कितने जालक बिंदु होते हैं, प्रत्येक की एकक कोष्टिका में कितने जालक बिंदु होते हैं। जालक बिंदु पूछे हैं, जालक बिंदु ध्यान है, पहले इसको सुन लो। जैसे ये एक एकक कोष्टिका है आद्य घनीय, अवयवी कण सभी 8 कोनों पर विद्यमान है। अब इसमें आप कंफ्यूज मत होना, ये बिंदु जो बना है मैंने, ये जालक बिंदु है, तो जालक बिंदु तो इसमें 8 हैं। अगर इसमें कहूं अवयवी कण कितना है तो 1 है। जालक बिंदु इन बिंदुओं को कह रहे हैं, तो बिंदु तो इसमें 8 हैं। अब अवयवी कण कितने हैं, अवयवी कण पूछे तो सभी कोनों पर 1/8, तो 8 कोनों पर कुल अवयवी कण 1। क्वेश्चन को ढंग से सोच लेना। अगर अवयवी कण पूछे तो इसमें 1 है, और जालक बिंदु पूछे तो ये बिंदुओं की बात पूछ रहा है, तो बिंदु तो इसमें 8 हैं। तो आपको जालक बिंदु बताने हैं, कंफ्यूज मत होना, ढंग से इसको ध्यान रख लेना मेरी बात को, गलती करोगे आप। क्लियर।
चलो जालक बिंदुओं पर आ गए अपन। हाँ भाई, तो इसमें क्या क्या दिया है उसने क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं। एक तो दी है फलक केंद्रित घनीय। कौन सी? फलक केंद्रित घनीय। ठीक है, फलक केंद्रित घनीय का मतलब समझ गए? निबिड़ संकुलित संरचना है इसकी, एकक कोष्टिका में जालक बिंदु। तो जालक बिंदु कितने होंगे देख लो। फलक केंद्रित घनीय निबिड़ संकुलित संरचना है इसकी, एकक कोष्टिका में जालक बिंदु। एकक कोष्टिका हो जाएगी अवयवी कण सभी 8 कोनों पर। फलक केंद्रित घनीय का कोष्टिका ही तो है, और सभी 6 फलकों के मध्य में। जालक बिंदु कितने हो जाएंगे? 8 और 6 14 हो जाएंगे ना। सही है ना मेरी बात? नेक्स्ट है इसमें फलक केंद्रित चतुष्कोणीय। ये मेरा आज तक समझ में नहीं आई क्या है ये, तो उसको मैं छोड़ रहा हूँ। फलक केंद्रित घनीय तो हमने सुनी है, फलक केंद्रित चतुष्कोणीय क्या है पता नहीं। नेक्स्ट है अंतः केंद्रित। अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका तो आप जानते ही हो, उसमें से निकाल लो। अवयवी कण सभी 8 कोनों पर होंगे, एक केंद्र में होगा। भूल गए क्या? तो 9 आएंगे। एकक कोष्टिका अंतः केंद्रित घनीय में, अरे एकक कोष्टिका में पूछा है अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका में 8 अवयवी कण कोनों पर और एक बीचों बीच, तो 9 अवयवी कण, 9 जालक बिंदु हो गए इनमें। तो जालक बिंदुओं की संख्या है ये। अवयवी कण तो फलक केंद्रित घनीय का कोष्टिका में 4 होते हैं और अंतः केंद्रित घनीय में अवयवी कण 2 होते हैं, याद आए तो नोट करो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वीडियो को पॉज करो, नोट करो। लिख लिया? क्वेश्चन नंबर 9। वीडियो को पॉज करके लिखा करो, इतना टाइम नहीं होगा इसमें। और ये आपकी कॉपी में होने चाहिए क्वेश्चन। लापरवाही करें कहीं, मैं तो इसमें कोशिश कर रहा हूँ और आप मौज मारें कहीं। मैंने तो इन्हें कराने बैठा हूँ, मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट हो रहा है अगर देखें तो, पर आपको नहीं करें कहीं लापरवाही करें। क्वेश्चन नंबर 9, धात्विक व आयनिक क्रिस्टलों में समानता एवं विभेद। ठीक है, धात्विक एवं आयनिक। पहला है इसमें धात्विक एवं आयनिक। क्रिस्टलों में, क्रिस्टल मतलब ठोसों में समानता व विभेद। समानता व विभेद दोनों काम करने हैं। समानता भी बतानी है और भिन्नता भी बतानी है। ठीक है, तो समानता विभेद दोनों बताने हैं। मैं शॉर्ट में कर रहा हूं। सबसे पहले समानता की बात कर लेते हैं। समानता नंबर 1, सोचना भाई, धात्विक एवं आयनिक ठोस हैं। धात्विक ठोस जो होते हैं इनमें हम मान सकते हैं अवयवी कण धर्मान धनायन और किससे घिरे हुए? इलेक्ट्रॉन, धनायन इलेक्ट्रॉनों से घिरे हुए। और जो आयनिक ठोस है इनमें अवयवी कण धनायन है और ऋणायन है। सही है? और धनायन और ऋणायन के बीच में आपको पता ही है कौन सा बंध होता है? आकर्षण का बंध होता है। धनायन और ऋणायन है इसमें। धनायन धनावेशित कण है, फिजिक्स में पढ़ रहे हो आप, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। और ऋणायन, तो इसमें स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होगा प्लस और माइनस के बीच में। फिजिक्स में पढ़ा है ना कूलाम का बल। और इसमें भी प्लस और माइनस के बीच में स्थिर, तो अपन कह सकते हैं दोनों में ही स्थिर वैद्युत आकर्षण बल है। ठीक है, और बढ़ा सकते हो भाषा को। धात्विक ठोसों में धनायन व इलेक्ट्रॉनों के मध्य,
वह आयनिक ठोसों में धनायन व ऋणायन के मध्य। अच्छा, एक तो ये मिल गया। बाकी अंतर तो इसमें बहुत है, समानता ढूंढ रहे हैं हम। और समानता बताओ। दोनों ही, अच्छा, धात्विक ठोस जो होते हैं आपको पता ही है वो विद्युत के चालक होते हैं, आयनिक ठोस नहीं होते, पर दोनों ही पिघली हुई अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं। द्रव अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं। अच्छा, दोनों में ही प्रबल बंध है भाई, एक में आयनिक बंध है और एक में धात्विक बंध है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग बंध हैं, तो दोनों के गलनांक क्वचनांक क्या होते हैं? उच्च। ऐसे बना सकते हैं दोनों ठोसों के गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं। तो इस तरह से हम समानता बना सकते हैं और भिन्नताओं की तो कमी नहीं है। सही है क्या? एक बार यहाँ तक लिखो, फिर आगे भिन्नता भी देखेंगे। वीडियो को पॉज करके समानता तो नोट करो, फिर भिन्नता भी देख लेंगे। लिख लिया? और भिन्नता की बात करें तो भिन्नता की तो कोई कमी है ही नहीं इनमें। कैसे भाई? देखो, भिन्नता तो दुनिया भर की है यार। इसमें धनायन इलेक्ट्रॉनों से गिरे हुए, इनमें अवयवीकरण धनायन व ऋणायन। सही है? ये विद्युत के चालक होते हैं ठोस अवस्था में, ये विद्युत के चालक नहीं होते हैं। तो अंतर तो हम अपनी मर्जी से काफी लिख सकते हैं। सही है क्या? तो अंतर भी बना सकते हैं, इसे आपने समानता। तो टॉपिक तो बिल्कुल सरल है। चलो हम अब नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे और बुक के क्वेश्चन आप बुक इनको कर लो, आगे अगली क्लास में और कराएंगे। 2-3 क्लास लेंगे अपन, तब जाकर के ये कंप्लीट होंगे। ठीक है? वीडियो पसंद आई लाइक और कमेंट जरूर करें।